क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में कीमत क्यों बार बार एक ही लेवल पर रुक जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो? यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ताकत, जिन्हें समझना ट्रेडिंग की असली कुंजी है। ये वो लेवल हैं जहां लाखों ट्रेडर एक साथ फैसले लेते हैं और यहीं से तय होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आप इन लेवल्स को सही तरह से पहचानना सीख लें तो आप मार्केट के शोर में भी साफ संकेत देख सकते हैं। अध्याय 1। सपोर्ट वह जगह है जहां कीमत गिरते गिरते रुक जाती है क्योंकि वहां खरीदारों की भीड़ खड़ी होती है। वहीं रेजिस्टेंस वह जगह है जहां कीमत बढ़ते बढ़ते रुक जाती है क्योंकि वहां बेचने वालों की ताकत हावी होती है। ये लेवल सिर्फ चार्ट की लाइनों से ज्यादा है। ये असल में भीड़ की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्केट में बार बार यही दोहराव होता है कि लोग वहीं खरीदते हैं जहां पहले कीमत रुकी थी और वहीं बेचते हैं जहां पहले कीमत टकराई थी। लेखक बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना ऐसा है जैसे आप मार्केट की धड़कन सुन रहे हों। ये धड़कन आपको बता देती है कि कब आपको शांत रहना है, कब कदम बढ़ाना है और कब पीछे हटना है। असली खेल यही है। आप कीमत की मनोविज्ञान को समझते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बिजनेस में ग्राहक की पसंद। अगर किसी दुकान पर लोग बार बार लौट कर आते हैं तो वह जगह सपोर्ट की तरह है जहां भरोसा बना रहता है। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत एक सीमा से ऊपर नहीं जा पा रही तो वह रेजिस्टेंस की तरह है जहां से मांग घटने लगती है। मार्केटिंग में भी यह पैटर्न बार बार देखने को मिलता है। इन लेवल्स को पहचानने के लिए चार्ट्स में आपको उन जगहों पर ध्यान देना होगा जहां बार बार कीमत रुकी है। जितनी बार कोई लेवल टेस्ट होता है उतनी ही उसकी ताकत बढ़ती है। यही नहीं, जब सपोर्ट टूटता है तो वही जगह बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है और जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वही लेवल सपोर्ट में बदल जाता है। ये रोल रिवर्सल ट्रेडिंग की सबसे दमदार तकनीक है। पहले अध्याय का मकसद आपको यह एहसास दिलाना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ चार्टिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भीड़ की मनोविज्ञान, मार्केट की मनोदशा और खरीदार बेचने वालों की ताकत का असली खेल है। अगर आप इन्हें सही ढंग से पढ़ना सीख गए तो आप बाकी 90% ट्रेडर्स से एक कदम आगे होंगे। अध्याय 2। मार्केट को समझने के लिए सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि उन्हें सही तरीके से पहचाना कैसे जाए। दूसरे अध्याय में हम गहराई से जानेंगे कि इन लेवल्स को खोजने और परखने की असली तकनीक क्या है। सबसे पहली बात, चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई जादुई लाइनें नहीं होती। ये उन जगहों का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां कीमत पहले भी बार बार रुकी है। जब आप किसी चार्ट को खोलते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए उन पॉइंट्स पर जहां कीमत ने कई बार दिशा बदली है। जितनी बार कीमत किसी स्तर पर ठहरती है उतनी बार वह लेवल मजबूत होता जाता है। इसे बार बार टेस्टिंग कहा जाता है। कई नए ट्रेडर गलती करते हैं कि वे हर छोटे उतार चढ़ाव को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लेकिन असली खेल ये है कि आप बड़ी तस्वीर देखें। मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा उस जगह पर बनते हैं जहां बड़े मूव्स हुए हों। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत बार बार 100 रुपए से ऊपर नहीं जा रही तो यह रेजिस्टेंस है। वहीं अगर कीमत बार बार 90 रुपए पर टिक जाती है तो यह सपोर्ट है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल उपयोग की। जब कीमत सपोर्ट के करीब आती है तो समझिए खरीदारों की भीड़ जुट रही है। वहीं रेजिस्टेंस के पास जाते ही बेचने वालों की ताकत बढ़ने लगती है। ट्रेडिंग का स्मार्ट तरीका यही है कि आप इन लेवल्स पर एंट्री और एग्जिट की योजना बनाएं। मार्केटिंग के उदाहरण से समझें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक वैसे ही हैं जैसे ग्राहक की खरीदने और न खरीदने की आदतें। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए तो ग्राहक खरीदना बंद कर देते हैं, यह रेजिस्टेंस है। और अगर कीमत बहुत कम हो जाए तो ग्राहक खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, यह सपोर्ट है। कंपनियां इन्हीं लेवल्स को पहचान कर अपनी प्राइसिंग रणनीति बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि आपको इन लेवल्स को पक्के नियमों की तरह नहीं, बल्कि एक गाइडलाइन की तरह मानना चाहिए। कीमत हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती, वह थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन की तरह समझें।
न कि सिर्फ पतली रेखा की तरह। यह लचीलापन आपको गलतियों से बचाएगा। दूसरे अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचानने का कौशल केवल तकनीकी चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य और अवलोकन की कला भी है। जितनी बार आप इन लेवल्स को चार्ट्स पर देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके निर्णय मजबूत होते जाएंगे। अध्याय 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना सीखना। पहला कदम है, लेकिन अब असली सवाल आता है, इन लेवल्स की ताकत को कैसे परखा जाए। तीसरे अध्याय में हम इसी राज को खोलेंगे। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जैसा असर नहीं डालता। कुछ लेवल्स इतने मजबूत होते हैं कि कीमत बार बार वहीं अटक जाती है, जबकि कुछ लेवल्स आसानी से टूट जाते हैं। फर्क कहां से आता है? फर्क आता है उस लेवल के पीछे छिपी मार्केट की भागीदारी से। जितने ज्यादा लोग किसी कीमत के स्तर पर लेन देन करते हैं, उतना ही वह लेवल मजबूत हो जाता है। लेखक बताते हैं कि किसी लेवल की ताकत को परखने का पहला तरीका है टेस्टिंग की गिनती। मान लीजिए कीमत ने 3 बार 150 रुपए के पास रुकावट पाई और नीचे आ गई, तो इसका मतलब यह लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस बन चुका है। इसी तरह अगर कीमत बार बार 120 रुपए के पास टिक जाती है और ऊपर उठती है, तो यह मजबूत सपोर्ट है। दूसरा तरीका है वॉल्यूम का विश्लेषण। जब भी कीमत किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, देखें कि वहां कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है और कीमत फिर भी टूट नहीं रही, तो वह लेवल और भी पक्का है। वहीं अगर कम वॉल्यूम पर ही कीमत टूट जाती है, तो वह लेवल कमजोर साबित होगा। तीसरा संकेत है टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पर बने सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उदाहरण के लिए, डेली चार्ट पर बना लेवल 15 मिनट के चार्ट पर बने लेवल से कहीं ज्यादा विश्वसनीय होगा। इसे मार्केटिंग के संदर्भ में देखें तो यह वैसा ही है जैसे किसी ब्रांड की मजबूती को मापना। अगर कोई प्रोडक्ट सालों से लाखों लोगों द्वारा खरीदा जा रहा है, तो उसकी पकड़ मजबूत है। लेकिन अगर कोई ब्रांड सिर्फ कुछ दिनों तक ही ग्राहकों का ध्यान खींच पाता है, तो उसकी नींव कमजोर है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट। कई बार कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे निकल जाती है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाती है। यह फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। समझदार ट्रेडर इन्हें पहचानते हैं और दूसरों की जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। तीसरे अध्याय का मूल संदेश यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ताकत को परखना किसी भी सफल रणनीति की नींव है। आप जितनी गहराई से टेस्टिंग, वॉल्यूम और टाइम फ्रेम पर ध्यान देंगे, उतना ही आपके फैसले सटीक होंगे। अध्याय 4। अब तक आपने जाना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचाने जाते हैं और उनकी ताकत को कैसे परखा जाता है। लेकिन चौथे अध्याय में हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां असली गेम शुरू होता है। चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पुष्टि करना। चार्ट पैटर्न्स सिर्फ खूबसूरत आकृतियां नहीं हैं, बल्कि ये ट्रेडर्स की मनोविज्ञान और मार्केट की भीड़ की सोच को उजागर करते हैं। हर पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही आकार लेता है। जब आप किसी चार्ट पर डबल टॉप या डबल बॉटम देखते हैं, तो समझिए कि मार्केट ने उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को बार बार परखा है और अब वहां से बड़ा मूव निकल सकता है। ट्रायंगल पैटर्न्स, चाहे वे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, असल में यही दिखाते हैं कि कीमत सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच दबाव बना रही है। धीरे धीरे यह दबाव इतना बढ़ता है कि कीमत किसी एक तरफ फटकर निकल जाती है। इस ब्रेकआउट को पहचानना ही एक समझदार ट्रेडर का काम है। प्राइस एक्शन के संदर्भ में देखें तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स सबसे मजबूत संकेत देते हैं। जब सपोर्ट पर लंबे लोअर शैडो वाली कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है खरीदारों ने कीमत को नीचे से खींच लिया है। वहीं रेजिस्टेंस पर लंबे अपर शैडो वाली कैंडल दिखाती है कि बेचने वालों ने दबाव बना दिया है। लेखक का कहना है कि पैटर्न्स को सिर्फ किताबों की आकृति की तरह मत देखिए, उन्हें उस जगह के संदर्भ में समझिए जहां वे बन रहे हैं। वही पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनकर बेहद ताकतवर हो सकता है, जबकि बीच में बनकर बेकार भी साबित हो सकता है। अब अगर इसे मार्केटिंग के नजरिए से देखें, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक वैसा ही रोल निभाते हैं जैसे ग्राहक की पसंद और नापसंद। पैटर्न्स वहीं काम करते हैं जहां ग्राहक की सोच बार बार परखी जाती है। उदाहरण के लिए,
अगर किसी प्रोडक्ट की सेल बार बार एक खास सीजन में ही बढ़ती है तो वह एक तरह का सपोर्ट है, और अगर किसी कीमत पर जाकर ग्राहक बार बार खरीदना बंद कर देते हैं तो वह रेजिस्टेंस की तरह है। कंपनियां इन्हीं पैटर्न्स को पढ़कर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलती हैं। इस अध्याय का सबक यही है कि पैटर्न्स और प्राइस एक्शन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जोड़कर पढ़ें। अकेले पैटर्न धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब वे इन महत्वपूर्ण लेवल्स पर बनते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अध्याय 5। अब तक आपने यह समझ लिया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना, उनकी ताकत को परखना और पैटर्न्स के साथ जोड़ना कितना जरूरी है। लेकिन 5वें अध्याय में हम एक और अहम आयाम पर आते हैं, विभिन्न टाइम फ्रेम्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल। मार्केट में कीमतें अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग तस्वीर दिखाती हैं। वही लेवल जो डेली चार्ट पर मजबूत रेजिस्टेंस दिखता है, वही 15 मिनट के चार्ट पर एक छोटा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। इसी कारण से ट्रेडर अक्सर उलझ जाते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर भरोसा करें। लेखक का साफ कहना है कि बड़े टाइम फ्रेम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर हावी रहते हैं। मान लीजिए डेली चार्ट पर किसी स्टॉक का सपोर्ट 100 रुपए पर है। अब अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो कीमत बीच बीच में उस स्तर को छूकर ऊपर नीचे होगी, लेकिन असली ताकत वही डेली सपोर्ट तय करेगा। इसलिए ट्रेडिंग करते समय हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को आधार मानिए और छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल एंट्री और एग्जिट तय करने के लिए कीजिए। लेखक इसे टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं, यानी पहले बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड और मुख्य लेवल को पहचानिए, फिर छोटे टाइम फ्रेम से मौके खोजिए। यही तरीका आपको झूठे संकेतों से बचाता है और आपके निर्णयों को ठोस बनाता है। अगर इसे मार्केटिंग से जोड़कर देखें तो यह वैसा ही है जैसे किसी कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति और अल्पकालिक प्रचार। बड़ी तस्वीर में कंपनी का विजन और पोजीशनिंग होती है, यह डेली या वीकली चार्ट की तरह है। वहीं छोटे स्तर पर ऑफर, डिस्काउंट और कैंपेन होते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम की तरह हैं। अगर आपकी बड़ी रणनीति मजबूत नहीं है तो छोटे कैंपेन ज्यादा असर नहीं डालेंगे। कई ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम की हलचल में फंसकर बड़े मूव्स को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे बार बार छोटी जीत और बड़ी हार झेलते हैं। असली महारत यही है कि आप दोनों टाइम फ्रेम को संतुलित करें। बड़ा ट्रेंड आपका गाइड बने और छोटा ट्रेंड आपका टूल। इस अध्याय का सार यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टाइम फ्रेम के नजरिए से देखना बेहद जरूरी है। सही टाइम फ्रेम चुनने से न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग सटीक होगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अध्याय 6। अब तक आपने समझ लिया कि टाइम फ्रेम के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ना कितना जरूरी है। छठे अध्याय में हम उस रहस्य पर पहुंचते हैं जो हर बड़े मूव का असली कारण होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत किसी मजबूत रेजिस्टेंस को पार कर जाती है। यह उस भीड़ की मानसिकता का नतीजा है जो बार बार उस स्तर पर बेचती थी, लेकिन आखिरकार खरीदारों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वह रुकावट टूट जाती है। वहीं ब्रेकडाउन तब होता है जब कीमत किसी मजबूत सपोर्ट के नीचे निकल जाती है और खरीदार हार मान लेते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है, फॉल्स ब्रेकआउट। कई बार कीमत लेवल तोड़कर थोड़ी देर के लिए आगे निकलती है, लेकिन फिर तुरंत वापस लौट आती है। नए ट्रेडर इस झांसे में फंसकर गलत दिशा में फंस जाते हैं। अनुभवी ट्रेडर जानते हैं कि असली ब्रेकआउट वॉल्यूम और कैंडल की ताकत से पहचाना जाता है। अगर कीमत बड़ी कैंडल और ज्यादा वॉल्यूम के साथ लेवल तोड़े, तभी उस मूव पर भरोसा करना चाहिए। लेखक जोर देकर कहते हैं कि ब्रेकआउट की पुष्टि के बिना कदम बढ़ाना खतरनाक है। हमेशा देखें कि लेवल टूटने के बाद कीमत उस स्तर को दोबारा टेस्ट करती है या नहीं। अगर टेस्ट के बाद भी कीमत उसी दिशा में टिक जाती है तो यह सच्चा ब्रेकआउट है। मार्केटिंग के उदाहरण से समझें तो यह वैसा ही है जैसे कोई ब्रांड बार बार एक सीमा तक ही ग्राहकों को खींच पा रहा हो, लेकिन जैसे ही वह कोई बड़ा बदलाव करता है, जैसे नई टेक्नोलॉजी, बड़ा ऑफर या दमदार प्रचार, तो वह सीमा टूट जाती है और ग्राहक तेजी से जुड़ने लगते हैं। यह ब्रेकआउट है। लेकिन अगर प्रचार सिर्फ शोर निकले और ग्राहक दोबारा लौट जाएं, तो वह फॉल्स ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का खेल असल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है।
यही वो क्षण होते हैं जब ट्रेडर्स को सबसे बड़े मौके और सबसे बड़े खतरे दोनों मिलते हैं। छठे अध्याय का सार यही है कि सिर्फ लेवल को टूटते देखना काफी नहीं है। असली ताकत तब दिखती है जब आप उसके पीछे छिपे वॉल्यूम, कैंडल और भीड़ की मनोविज्ञान को समझते हैं। जो ट्रेडर इस रहस्य को पकड़ लेता है वह मार्केट की सबसे खतरनाक चालों को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। अध्याय 7। अब तक आपने जाना कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचना है। 7वें अध्याय में हम उस गहराई में उतरते हैं जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लेवल्स नहीं रहते बल्कि पूरे ट्रेंड की दिशा तय करते हैं। ट्रेंड ही ट्रेडिंग का दिल है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फंसते रहेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो वही लेवल्स आपके लिए पक्के गाइड बन जाएंगे। लेखक कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने का सबसे सही तरीका है उन्हें ट्रेंड के संदर्भ में देखना। अपर ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा मायने रखते हैं। जब भी कीमत ऊपर जाती है और फिर थोड़ी गिरती है तो वह नए सपोर्ट बनाती है। इन सपोर्ट्स को पहचान कर आप अपर ट्रेंड में सही एंट्री पा सकते हैं। दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस सबसे अहम होते हैं। कीमत नीचे जाती है, बीच बीच में ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार किसी नए रेजिस्टेंस से टकराकर वापस गिरती है। यहां एक और अहम पहलू आता है, ट्रेंड लाइंस। यह भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही एक रूप है। जब आप एक सीधी लाइन बनाकर देखते हैं कि कीमत किस ढलान पर ऊपर या नीचे जा रही है, तो वही लाइन चलती फिरती सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाती है। इसे मार्केटिंग के संदर्भ में समझें तो अपर ट्रेंड वैसा है जैसे कोई ब्रांड लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहा हो। उसके रास्ते में छोटी छोटी रुकावटें आती हैं, लेकिन हर बार वह नई ऊंचाई छू लेता है। वहीं डाउन ट्रेंड उस ब्रांड जैसा है जिसकी लोकप्रियता लगातार गिर रही हो। चाहे वो छोटे छोटे प्रमोशन से थोड़ी देर उठ भी जाए, लेकिन असली रुझान नीचे की ओर ही रहता है। लेखक कहते हैं कि असली महारत तभी आती है जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं। तभी आपको पता चलता है कि कौन सा लेवल सिर्फ अस्थायी है और कौन सा ट्रेंड को कायम रखेगा। 7वें अध्याय का मूल संदेश यही है कि ट्रेंड आपका दोस्त है और सपोर्ट रेजिस्टेंस उस दोस्त की भाषा। जब आप दोनों को साथ पढ़ना सीख जाते हैं तो आपके ट्रेडिंग फैसले और भी मजबूत हो जाते हैं। अध्याय 8। 8वें अध्याय में हम उस असली गहराई में जाते हैं जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं बल्कि मनोविज्ञान की गहरी समझ भी बन जाता है। क्योंकि बाजार केवल नंबरों से नहीं चलता, वह उन लाखों दिमागों से चलता है जो हर सेकंड फैसले ले रहे होते हैं। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पीछे भीड़ का मनोविज्ञान छिपा होता है। जब किसी कीमत पर बार बार सपोर्ट मिलता है तो असल में यह दर्शाता है कि उस स्तर पर खरीदारों का विश्वास बेहद मजबूत है। लोग मानते हैं कि यह कीमत सस्ती है और वे दोबारा खरीदने को तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ जब कोई स्तर रेजिस्टेंस बन जाता है तो यह उस बिंदु पर बेचने वालों की भारी मौजूदगी को दर्शाता है। वे मानते हैं कि अब यह कीमत महंगी है और यहां से मुनाफा लेना ही सही रहेगा। बाजार की यही सामूहिक सोच लेवल्स को जिंदा रखती है। यही कारण है कि कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद से बनते हुए दिखते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि हजारों लाखों ट्रेडर्स की मानसिकता का प्रतिबिंब है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको चार्ट से ज्यादा दिमाग पढ़ना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ा रेजिस्टेंस लगातार टूटने से बचता है तो इसका मतलब है कि बाजार की भीड़ अभी भी बेचने की सोच में है। वहीं अगर किसी मजबूत सपोर्ट को बार बार खरीदार बचा रहे हैं तो ये उस विश्वास का प्रमाण है जो ट्रेंड को जिंदा रखता है। इसे अगर मार्केटिंग की नजर से देखें तो ठीक वैसा ही है जैसे उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट के दाम को सही या गलत मानते हैं। अगर ग्राहक मानता है कि 500 रुपए किसी प्रोडक्ट का सही दाम है तो वह बार बार वहीं खरीद करेगा। लेकिन अगर वही दाम 1000 रुपए तक पहुंच जाए तो लोग उसे महंगा मानकर खरीदने से बचेंगे। यही तो असल रेजिस्टेंस है। ट्रेडिंग में यह समझ पाना कि भीड़ कहां भरोसा कर रही है और कहां डर रही है आपको सबसे आगे खड़ा कर देता है। जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भीड़ की मनोवृत्ति के रूप में देखने लगते हैं तो चार्ट आपके लिए बोलने लगता है। इस अध्याय का सार यही है
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल लाइनें नहीं हैं, वे भीड़ की सोच का नक्शा है। और जब आप इस नक्शे को पढ़ना सीख जाते हैं तो बाजार में आपके लिए रास्ता और साफ हो जाता है। अध्याय 9। अब तक आपने समझ लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल चार्ट की लाइंस नहीं हैं, बल्कि भीड़ की मानसिकता का प्रतिबिंब है। 9वें अध्याय में हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां इन लेवल्स का इस्तेमाल करके असली ट्रेडिंग रणनीति तैयार की जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली फायदा तब होता है जब आप उन्हें एंट्री और एग्जिट के निर्णय में जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपट्रेंड में हैं और कीमत सपोर्ट पर पहुंचती है तो यह एंट्री का बेहतरीन मौका हो सकता है। वहीं रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही एग्जिट करने से मुनाफा सुरक्षित रहेगा। लेखक बताते हैं कि यह निर्णय सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का भी खेल है। इसके अलावा मल्टीपल लेवल्स का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। कोई एक लेवल ही हमेशा सही नहीं होता। कई बार कीमत एक सपोर्ट को तोड़कर दूसरे सपोर्ट तक पहुंचती है। ऐसे में ट्रेडर को योजना पहले से तय करनी चाहिए कि पहला लेवल टूटने पर दूसरा लेवल कहां है और स्टॉप लॉस कहां रखा जाएगा। वॉल्यूम और टाइम फ्रेम को एंट्री और एग्जिट के साथ जोड़ना भी महत्वपूर्ण है। अगर बड़े वॉल्यूम के साथ कीमत सपोर्ट को छूती है और वापस ऊपर जाती है तो यह मजबूत संकेत है। वहीं छोटे टाइम फ्रेम पर बार बार टूटते सपोर्ट से भ्रम पैदा हो सकता है। इसीलिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम और उच्च वॉल्यूम पर भरोसा करें। मार्केटिंग के नजरिए से देखें तो यह वैसा ही है जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। पहले वह समझती है कि ग्राहक किस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं, यह सपोर्ट है। फिर बिक्री बढ़ने पर कंपनी तय करती है कि अब किस स्तर पर प्रमोशन रोकना है, यह रेजिस्टेंस है। वही रणनीति ट्रेडिंग में भी काम करती है। लेखक जोर देते हैं कि रणनीति तभी काम करती है जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें। अकेले लेवल्स देखकर ट्रेड करना उतना प्रभावी नहीं है जितना कि उन्हें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और वॉल्यूम के साथ जोड़ना। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असली मतलब सिर्फ रोकना या बढ़ना नहीं है। यह निर्णय लेने, जोखिम कम करने और मुनाफा सुरक्षित करने का शक्तिशाली टूल है। जो ट्रेडर इसे समझ लेता है वह मार्केट में अपने फैसलों में आत्मविश्वासी और मजबूत बन जाता है। अध्याय 10। अब हम 10वें और अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां सभी सीख को जोड़कर एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करने की बात करेंगे। अब तक आपने जाना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हैं, उनकी ताकत कैसे परखी जाती है, पैटर्न और प्राइस एक्शन के साथ उन्हें कैसे पढ़ा जाता है और मल्टी टाइम फ्रेम में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब असली सवाल यह है कि इन सब ज्ञान को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए। सबसे पहले एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम का आधार यही है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपनी योजना में जोड़ें। हर एंट्री और एग्जिट को लेवल्स के अनुसार तय करें। अगर आप अपट्रेंड में हैं और कीमत सपोर्ट तक आती है तो वह एंट्री का मौका है। इसी तरह रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही मुनाफा सुरक्षित करें। स्टॉप लॉस हमेशा उन लेवल्स के ठीक नीचे या ऊपर रखें ताकि रिस्क नियंत्रित रहे। इसके अलावा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को सिस्टम का हिस्सा बनाना जरूरी है। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड और मुख्य लेवल पहचानें, छोटे टाइम फ्रेम से एंट्री और एग्जिट को परफेक्ट करें। यह तरीका आपको झूठे ब्रेकआउट और फॉल्स सिग्नल से बचाता है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को अनदेखा न करें। बड़े वॉल्यूम और स्पष्ट कैंडल पैटर्न्स आपको सही संकेत देते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाकई मजबूत है। इसी से आपकी रणनीति और सटीक बनती है। लेखक बताते हैं कि मानसिक तैयारी और अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान आपको मार्गदर्शन देता है, लेकिन आत्मविश्वास और अनुशासन ही आपको उस ज्ञान को सही समय पर लागू करने में मदद करता है। अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें और योजना के अनुसार ही कदम उठाएं। मार्केटिंग के उदाहरण से समझें तो यह वैसा ही है जैसे कोई ब्रांड अपनी दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति को जोड़कर काम करता है। लंबे स्तर पर दिशा तय होती है और छोटे स्तर पर रोजमर्रा के निर्णय लिए जाते हैं। यह संतुलन ही सफलता सुनिश्चित करता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस केवल लाइनें नहीं हैं,
बल्कि ट्रेडिंग का सिस्टम बनाते हैं। जब आप इन्हें सही तरीके से पढ़ते हैं, समय और वॉल्यूम के साथ जोड़ते हैं और मानसिक अनुशासन बनाए रखते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग स्थिर, सटीक और लाभकारी बनती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है और आगे के कंटेंट को और बेहतर बनाएगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।